हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो शक आए थे भारत में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूनानियों। हमने कल क्या पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले कौन आए? हिंदू यूनानी आए, जिसको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनानियों के बाद अब पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर कौन आए? शक आए। तो देखते हैं, उन्होंने कहा यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। ठीक है, जो ये शक थे ना, इनकी 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। जो शक थे ना, इनकी 5 शाखाएं थी और शाखाएं ना वो अलग अलग जगह पर थी। ठीक है, हर शाखा की राजधानी ना भारत में थी और अफ़गानिस्तान हर जगह पर थी, अलग अलग भागों में। ओके, पहली शाखा कहाँ पर थी? अफ़गानिस्तान में थी। दूसरी कहाँ पर थी? पंजाब में। ठीक है, उस टाइम राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला में। तीसरी थी मथुरा में और चौथी पश्चिमी भारत में थी और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। आगे आपको समझ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम शक राजा मोह था। ठीक है, प्रथम शक राजा कौन था? मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। जो प्रथम शक राजा कौन था? मोह था। ठीक है, और ये मतलब मेनली ना ये कहाँ पर? मध्य एशिया के निवासी थे जो शक थे। और ये भारत में पहुँचे कैसे थे? ये चरागाह की खोज में, जो पशुओं को वो चारा खिलाते हैं ना, उनकी खोज में ये पहुँचते भारत आ गए थे। और मेनली थे ये मध्य एशिया के, जो भारत तक पहुँच गए थे। फिर इन्होंने भारत में अपनी शाखाएं बनानी शुरू कर दी। 5 शाखाएं हुई इनकी भारत में। फिर ये भारत से ऊपर अफ़गानिस्तान में पहुंच गए, है ना। भारत के ऊपर पाकिस्तान है, फिर उसके साथ अफ़गानिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारत तो एक ही था, है ना। तो भारत से ये डायरेक्ट कहाँ गए? अफ़गानिस्तान। आगे देखिए, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अब क्या हुआ? 58 ईसा पूर्व में ना उज्जैन के एक राजा थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शकों को हरा दिया, उनको पराजित कर दिया और उनको बाहर भेज दिया। ठीक है, और खुद उन्होंने क्या करा? विक्रमादित्य उपाधि धारण कर ली। ओके, अगला पॉइंट देखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय एक क्या चला? शकों को हराने या खुद विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत आया, जिसको विक्रम संवत बोलते हैं। उस समय क्या हुआ? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी ना। किन्होंने करी थी? हमने अभी देखा, उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे। उन्होंने शकों को हराकर खुद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और उन्होंने विक्रम संवत चलाया और ये एक बहुत लोकप्रिय उपाधि बन गई। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी हो गई? इतिहास तक भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। ओके, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। इसमें ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि हमसे पूछा जाता है कि गुप्त सम्राट में कौन सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, तो हम क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में
प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शकों की मतलब क्या हुआ कि वैसे तो हमने पढ़ा है कि उनकी 5 शाखाएं थी शकों की, है ना, अलग भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग जगह पर थी सॉरी, ठीक है। पर जो पश्चिमी भारत में थी ना शाखा इनकी, वो क्या किया, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, मतलब उसने सबसे ज़्यादा अरसे तक शासन किया। ओके, अगला पॉइंट देखिए। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। कह रहे हैं कि ये जो पश्चिम भारत में शाखा थी ना, इनकी ब्रांच थी, तो इन्होंने क्या करा, गुजरात में, अब पश्चिम भारत में, गुजरात पश्चिम भारत में ही तो पड़ता है ना, तो गुजरात पश्चिम भारत में पड़ता है, तो उनके गुजरात के साथ समुद्र भी लगता है ना, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हुआ। समुद्री व्यापार करना शुरू कर दिया इन्होंने, और भारी संख्या में फिर इन्होंने क्या किया, जब इनका बिजनेस चलने लगा, फिर उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी कर दिए। अब इतिहास में क्या होता है, पहले जो राजा होते थे ना, वो चांदी सोने के सिक्के ही जारी करते थे, है ना, जो ज़्यादा फेमस हो जाते थे। अब हमने पढ़ा है कि हर वंश ने अपने अपने सिक्के जारी किए हुए हैं, है ना, तो इनका व्यापार चला, इन्होंने भी भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी कर दिए। ठीक है। जो शकों का सबसे प्रतापी शासक था ना, कौन था, रुद्रदामन प्रथम। ओके, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। और ये ना 130 से 150 में ना गुजरात के बहुत बड़े भाग पर इसका शासन होता था। और इसने ना काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। इसने ये बनवाई थी, मौर्यों ने बनवाई हुई थी मेनली तो ये काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, पर इसको आगे और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा सही करके किन्होंने बनाया, जो शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। आ गया आपको समझ। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। शकों में रुद्रदामन था, ये संस्कृत इसको बहुत अच्छी लगती थी, और इसने क्या किया, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। अब क्या हुआ, शकों का ये रुद्रदामन था ना, जो जितने भी अभिलेख थे ना शक राज्य के पहले के, वो सब प्राकृतिक भाषा में थी, पर जो रुद्रदामन, इनको संस्कृत बहुत अच्छी लगती थी, तो इन्होंने एकदम मतलब उसमें कोई भी वो मिस्टेक नहीं थी संस्कृत में, ऐसा इन्होंने एक अभिलेख बनाया, उसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख, सबसे पहले बनाया इन्होंने। ओके। और जो ये भारत में जो ये शक राजा थे ना, ये खुद को क्या बोलते थे, शक्तप बोलते थे। ठीक है, खुद को ये शक्तप बोलते थे। ये हमारा होता है शक वंश खत्म। और अब आए शक के बाद, अब ये नोट दिया हुआ है पार्थिया या पल्लव वंश के बारे में, छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं बताया हुआ इन्होंने। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद, अब हमने क्या पढ़ा कि शकों का राज्य कहाँ पर था, पश्चिमोत्तर भारत में, और हमने इसमें पढ़ा गुजरात में मेनली था। ओके। पार्थेय लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थेय राजा कौन था, गोंडोफर्निस था। ठीक है, गोंडोफर्निस था, ये सबसे प्रसिद्ध पार्थेय राजा था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। अब सेंट थॉमस होता नहीं, सेंट थॉमस, है ना, ये ईसाई धर्म का प्रचार ना इन्होंने ही किया था। आपने इसका कई बार नेम भी सुना होगा। और ये ना पार्थेय लोगों का मूल स्थान क्या था, ईरान था।
जो शक थे ना, इनका मूल स्थान क्या हमने पढ़ा है, मध्य एशिया था। ये मध्य एशिया से चरागाह की खोज में ना भारत और अफ़गानिस्तान तक पहुंच गए और इन्होंने अपनी ब्रांचेस 5 ब्रांचेस इन्होंने अपनी एस्टेब्लिश की यहाँ पर। और जो ये पारथियाई लोग थे, इनका मूल स्थान ईरान था, ये भी भारत तक पहुंच गए थे किसी तरीके से। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में कर लेंगे। आज हमने ये 2 के बारे में पढ़ लिया है, कुषाण रह गया बस, है ना। हिंदू यूनानी पढ़ा हमने, उसके बाद शक, फिर पल्लव, कुषाण अभी पेंडिंग है, वो हम बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, चलो ये मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।